हेलो हेलो। हेलो। वो नहीं आ रहे। रिकॉर्डिंग पे वो कर। ठीक है। तो आज बिल्कुल वही बेसिक ही देखेंगे। और ना जो ये वाली शीट भेजी है ना मैंने व्हाट्सएप पे, 450 डीएसए वाली, ये वाली जो भी भेजी है 450 डीएसए वाली, इसको डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड कर लेना, इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते से इसको स्टार्ट करेंगे। अभी तो अपना बेसिक क्लियर करेंगे, फिर इससे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरी डीएसए शीट जो 450 क्वेश्चन वाली है ना, 2 मंथ में आराम से हो जाएगी अगर डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे। उसके बाद मतलब सब चीज़ सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है। ठीक है तो ठीक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है। जब भी हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं ना, जब भी हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसको एक तरह से पता करने के लिए कि ये एल्गोरिदम अच्छी है या नहीं, हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ठीक है। तो जैसे एक एल्गोरिदम है, लेट सपोज ऐसे चल रही है, वो स्टार्ट हुई आई से, आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन तक चल रही है। और यहाँ पे कुछ कुछ काम हो रहा है, इसके इस लूप के अंदर काम हो रहा है और वो कांस्टेंट काम है। अब कांस्टेंट काम पता कैसे चलता है? देखो, जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट आई इक्वल्स टू 1, ये कांस्टेंट टाइम लेगा, मतलब इसमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी हमें। ठीक है। जैसे कुछ और कर लें, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, जो सिंपल स्टेटमेंट्स रहते हैं ना, सिंपल स्टेटमेंट्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहती है, दैट इज बेसिकली कांस्टेंट टाइम। ठीक है। जैसे तुम्हारे इफ स्टेटमेंट्स हो गए, और सिर्फ लूप के अंदर जितनी बार, जितनी मतलब जितनी टाइम्स वो लूप रन करेगा, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करता है। ठीक है। लूप में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वो डिपेंड करती है वो कितनी बार रन होगा। ठीक है। लूप में ये वेरीज करती है। अब अगर मैं पूछूं, जैसे एक सिंपल प्रोग्राम देता हूँ, इसमें सिर्फ एग्जांपल होंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के। कौन आया है? सचिन जी उसका। हेलो हेलो। ठीक है। तो अभी तक यही पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है वैसे तो। जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जैसे हमने कोई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दिया, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना, सिंपल स्टेटमेंट्स की हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहती है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है उसकी। और हमेशा लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, हेलो हेलो, ठीक है, मैं फिर से वही चीज बता देता हूँ कि सिंपल स्टेटमेंट्स की ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, अभी बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं। जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहती है। और लूप के केस में वो चीज वेरी कर जाती है, वो वेरी करती है बेस्ड अपॉन कंडीशन। ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हें एक चीज, एक प्रोग्राम है, लेट सपोज सम ऑफ टू नंबर्स का। ठीक है। सम ऑफ टू नंबर्स का मैंने प्रोग्राम लिखा, जो सी प्लस प्लस में लिखा है मैंने। ठीक है। तो मैंने क्या किया, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन। मैं पूरा पूरा सिंटेक्स लिख रहा हूँ, अगली बार से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ मेन के अंदर का लिखूंगा। ठीक है। तो मैंने एक नंबर लिया 5, दूसरा नंबर लिया 6, और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है। ये वाली चीज मैं कर रहा हूँ।
तो अगर मैं पूछूं कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो कितनी कितनी होगी, सब बताओ मुझे। कितनों को लगता है ऑर्डर ऑफ वन होगी, और कितनों को लगता है कि कुछ अलग होगी। अलग। हेलो। हाँ सुन रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ। अब मैं पूछ रहा हूँ मैं साले हाँ कि हाँ, एक तुझे मिनट। तुझे क्या लगता है कि ऑर्डर ऑफ वन होगी या फिर कुछ अलग होगी। ऑर्डर ऑफ वन ही होगी। ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि ये सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो सिंपल स्टेटमेंट कुछ भी हो। चाहे यहाँ पे मैं इफ की कंडीशन लगा दूं, देख, इफ की कंडीशन लगा दूं, इफ ए इज लेस देन बी, कुछ भी केस हो रहा हो, उसमें कुछ प्रिंट कराऊं। ठीक है। और क्या करा सकता हूँ, मैं यूजर से इनपुट लेके आऊं, कि यूजर से इनपुट करा रहा हूँ। अगर तू सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल नहीं है तब भी, ये तो बेसिक चीज है बिल्कुल। मतलब इनपुट, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसे बता दिया है कि सी प्लस प्लस में ऐसे कोड करूंगा तो मैं, तो अगर मैं इनपुट आउटपुट कर रहा हूँ ना, तब भी मेरी एक कांस्टेंट ही लगेगी। कांस्टेंट को हम बेसिकली ऑर्डर ऑफ वन लिख देते हैं। ठीक है। ठीक। तो ये चीज, एक चीज हमें पता चली, जो हम नोट करके चलते हैं, कि सिंपल स्टेटमेंट की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हम्म। सिंपल स्टेटमेंट की कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी। अब जहां भी लूप आ जाता है ना, लूप आ जाता है, जहां भी लूप आ जाता है, तब हमारा केस होता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब चेंज होने लगेगी। ठीक है। अब चेंज कैसे होने लगेगी, एक एग्जांपल देख। तो चला गया क्या, आगे। है। ठीक है, जैसे ये लूप लिखा अभी। ठीक है, ये लूप लिखा मैंने, हम्म। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये वाली मुझे बताना। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये वाली चीज मुझे बताना। ओ लॉग एन। हाँ, और नीचे वाले की, दोनों की बताओ। दोनों की होनी चाहिए। और वो लोग हैं। ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ। लॉग एन ऐसे बोल। नहीं नहीं, देख देख एक बार ध्यान से देख, दोनों को देख। एक एग्जांपल लेके चलते हैं दोनों के केस का, पहले तुम सोच लो कि क्या हो सकती है इसकी। ओ लॉग एन। ठीक है, देख मुझे तो ऑर्डर क्या ऑफ सीन एन ही होता है। दिखाई दे रही है दोनों में। हाँ, ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, क्योंकि देख हम क्या क्या चीज कर रहे हैं ना, हमने क्या लिख दिया कि लूप के अंदर जो चीजें होंगी वो तो कांस्टेंट टाइम ले रही है, सब स्टेटमेंट्स है, सिंपल स्टेटमेंट्स। अब अगर मैं पहले वाला लूप देखूं, लूप वन और लूप टू, पहले लूप वन देख रहे हैं। लूप वन में क्या हो रहा है, ये i इक्वल्स टू 6, अगर हम इनपुट ले रहे हैं n इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये 6 से चलेगी, फिर फिर 6 से चल के एक घटेगी, फिर 5 पे पहुंचेगी, फिर 4, 3, 2, 1, 1 तक चलेगी, और जब ये जीरो हो जाएगी, ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम कंसिडर करें, अगर n हमारा 1000 होता तो ये लूप 1000 बार चलने वाला था। हम्म। लूप हमारा 2 लाख होता तो 2 लाख बार चलने वाला था। तो ये हम्म। सिंपली हमारा डिपेंड कर रहा है इनपुट पे, इनपुट, या बेसिकली हम कहें कि उसकी एन की वैल्यू पे। ठीक है, एन की वैल्यू पे। तो हम्म। एक चीज मैं लूप टू को बताने के बाद बताऊंगा। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या है, लेट सपोज एन हमारा 10 था, तो ये क्या होगा, आई इक्वल्स टू जीरो का केस चलेगा, 1 2 3,
4 5 6 7 8 9, और जब 10 वाला केस आएगा यहाँ पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 10 बार चल रहा है। तो हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या चीज होती है, हमारे इनपुट के साथ हमारा प्रोग्राम या फिर हमारा लूप, बेसिकली इस केस में लूप हमारा कितनी टाइम्स चल रहा है, ठीक है। हमारे इनपुट इनपुट के हिसाब से हमारा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है, ये बोल सकते हैं मोर जनरली, कितना टाइम ले रहा है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, ठीक है। सिंपल चीज है, ये चीज याद रहेगी ना, याद क्या, ये तो क्वेश्चन करते करते आ ही जाएगी, ठीक है। अब मैं एक, जैसे ये दोनों चीज क्लियर हुई ना, सबको क्लियर हुई, ये हाँ। दो वाली चीज, ये दोनों की ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी हाँ हाँ ऑर्डर हम ऑर्डर ऑफ ऑर्डर एन ऑफ क्यू। एन, ऑर्डर ऑफ एन क्यू है, सबको क्लियर हाँ। हो गई ना, हाँ। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इस वाले उसमें सिर्फ एग्जांपल ही देखेंगे, और ये एक और चीज बता देता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर उसमें क्यों लिखते हैं, ठीक है। ये वाली चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी, बट ये है तुम्हारा दिमाग इस चीज में लग जाएगा, वरना फिर वो शुरू में थियोरेटिकल थोड़ा बोरिंग लगता, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी है, देख लो, ठीक है। हम जब भी एक एल्गोरिदम की एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें तीन केस होते हैं। सबसे पहला होता है कि वो बेस्ट केस पे कैसा परफॉर्म करेगी, ठीक है। दूसरा, वो एवरेज केस पे कैसा परफॉर्म करेगी। तीसरा, वो वर्स्ट केस पे कैसा परफॉर्म करेगी, ठीक है। एवरेज, ठीक है, ये तीन केस होते हैं। अब बेस्ट केस का मतलब क्या होता है कि ऐसा केस, मतलब जो बिल्कुल ही फेवरेबल हो उस एल्गोरिदम के, मतलब उससे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक लूप है, मतलब एक प्रोग्राम है मेरा, जो क्या कर रहा है, 1 से लेके n तक के सारे नंबर का सम मुझे लाके दे रहा है, ठीक है। n से 1 से लेके n तक के सारे नंबर का सम लाके दे रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं बेस्ट केस कंसिडर करूं, तो कौन सा केस होगा कि मुझे जिसमें मेहनत ही ना करनी पड़े। बेस्ट केस क्या होगा कि n में अपना 1 रख दूं, तो हम्म। मुझे कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो मेरा लूप एक टाइम चलेगा और मुझे सम मिल जाएगा 1, हम्म। ठीक है। एवरेज केस क्या हो सकता है, एवरेज केस कुछ भी हो सकता है जो 2 से ज्यादा। एन मतलब एवरेज केस बेसिकली क्या होता है ना, एवरेज केस को हम एक्चुअल केस भी कहते हैं। जब हमें एक्चुअली पता हो कि कितनी टाइम चलने वाला है, एक्चुअल पता हो कि भाई इससे ज्यादा या इससे कम तो ये कभी चल ही नहीं सकता, ठीक है। ये वाला केस है। और तीसरा केस आता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम, कितना चलेगा, मतलब हमने बहुत ही बड़ी वैल्यू दे दी, लेट सपोज हमने दे दिया इसे 2 लाख, ठीक है। 2 लाख दे दिया, अब ये चीज 2 लाख बार चलेगी, वो इसका वर्स्ट केस हो गया, कि मतलब हमने बहुत बड़ी वैल्यू दे दी। तो अब बेस्ट केस को ना हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती है, इनको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस ये बता रहा हूँ मैं तुमको। एक्चुअल केस हमारा थीटा वाला केस होता है, इनकी नोटेशंस भी लिख देता हूँ मैं, अगर ये याद भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्स्ट केस वाला हमेशा याद रखना। वर्स्ट केस क्या होता है, बिगो, बिगो नोटेशन रहती है हमारी, और हमेशा हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो वर्स्ट केस के लिए ही एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और उसे हम लिखते हैं ओ ऑफ किसी की टर्म्स में। ये यहाँ पे टर्म क्या होती है, इनपुट की टर्म होती है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे लिख रहे थे ना, ऑर्डर ऑफ एन, तो बेसिकली क्या होता है, ये वर्स्ट केस में ऐसा परफॉर्म करेगा, ये हमने बता दिया इसको। और हर बार हम एल्गोरिदम की वर्स्ट केस ही कंसिडर करते हैं जब भी हम बिग ऑफ एन लिखते हैं या ऑर्डर ऑफ एन लिखते हैं।
इसको बिगो बोल सकते हैं और ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ या बिगो, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई? अगर ये दोनों समझ में ना भी आई हो ना, कोई बात नहीं, ये कहीं कहीं नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि डीएस से तुमने पास कर लिया है। कहीं थियोरेटिकली कुछ भी नहीं पूछी जाएगी। जो पूछी जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिगो की वर्स्ट केस की टर्म से पूछी जाती है, बस वो बतानी होती है हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये वाली चीज समझ में आई है, वर्स्ट केस वाली? हाँ। यस सर। ओके, तो हम हाँ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे, तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है हमारा, ध्यान से देखना कि क्या कर रहा हूँ इसमें। देखो, अब इसकी मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, ठीक है। सब सबका आंसर चाहिए इसमें मुझे। कितने चले हैं मीटिंग में? 1 2 3 4 5 6, चाहिए तो नहीं, ठीक है। जो जो भी दिमाग में आए, कुछ भी सही गलत। प्रीति, तुम मत बोलो। उत्कर्ष, क्या लग रहा? कुछ लोचा है। क्या लोचा है? देख, शिवम। हम्म, देख रहा हूँ अभी। और सचिन, i n equal to I plus c some constant। सचिन तू नीचे घूम रहा है क्या बेटे? क्या? सूत्र। n/c। प्रियांशु। हाँ हाँ हाँ, n/c। हाँ। ये उत्कर्ष ने बताया n/c। ओके, शिवम। कंफ्यूजन है भाई। साले कुछ तो बोल। कुछ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन भी क्या आ रहा है, कंफ्यूजन में भी क्या आ रहा है? अभी तो शुरू ही किया है। एक एग्जांपल ले ले, एक एग्जांपल ले लो सबके सब। लेट सपोज, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 10, i इक्वल्स टू, सॉरी, c इक्वल्स टू 2, ठीक है। जो ये n है, ये 10 है, ये c 2 है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल लो, देखो क्या आता n 10 है, c 2 है, तो i i 10। है। देखो, मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये लूप क्या कह रहा है कि i इक्वल्स टू 0 से n-1 तक चलना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, i इक्वल्स टू 0 के केस में चलेगा, और फिर i प्लस c हुआ तो i इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। i इक्वल्स टू 2 के केस में भी चलेगा, i इक्वल्स टू 4 के केस में भी चलेगा, i इक्वल्स टू 6 के केस में भी चलेगा, i इक्वल्स टू
8 के केस में भी चलेगा, i इक्वल्स टू 10 के केस में नहीं चलेगा, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो लूप तो हमारा n बाय सी टाइम्स ही चल रहा है, जो उत्कर्ष का आंसर ये सही था, n बाय सी टाइम्स ही चल रहा है। बट एक चीज मैंने कल बताई थी, बट इतने अच्छे से नहीं बताई थी, कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं ना, ये जो मैं ये वाले पॉइंट लिख रहा हूँ, अगर इस लेक्चर में से बस ये भी याद रह गया ना, तो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कांस्टेंट को कभी कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, अगर हम इसकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें ना इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n बाय सी। ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत है n बाय सी कैसे आया इसका? बिकॉज ये देख, n बाय सी का मतलब क्या होगा, 10/2, 5 बार चल रहा है ये लूप, 5 बार चल रहा है ना, तो तभी मैंने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बोली कि n बाय सी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अब मैंने ये वाली पॉइंट भी बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है मेरा c, सी। n तो मेरा इनपुट साइज है, n मेरा इनपुट है, इसके टर्म्स में तो मैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखूंगा ही, ये वाली चीज भी लिख देता हूँ मैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इनपुट की टर्म्स में लिखता हूँ, इनपुट वैल्यू की टर्म में लिखते हैं। अब जब n मेरा इनपुट है, तो उसके अलावा जितने भी है ना मेरे कांस्टेंट है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n। ये वाली चीज किस किस को समझ में नहीं आई? आगे सर। आ गई ना? पहले नहीं। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेते हैं। ठीक। n by c is constant, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n। ठीक। सचिन आई, हाँ हाँ शिवम, हाँ उत्कर्ष, यस भाई। ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल लो फिर। अब इसकी तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। हमेशा जब अटको ना, एक एडवाइस में दूंगा, जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो ये कुछ एग्जाम्पल ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, उससे बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। n। किसने बोला? उत्कर्ष ने? यस भाई। ओके, एनसी, ओके, सचिन का है ऑर्डर ऑफ एनसी। बट अभी मैंने कुछ बोला था, ये सी तो क्या है मेरा, कांस्टेंट,
तो हम कांस्टेंट तो लेते नहीं है। अगर हम मैं एब्सोल्यूट पूछ रहा हूँ तेरा आंसर गलत नहीं है, अगर मैं एब्सोल्यूट पूछ रहा हूँ तो तेरा आंसर सही है, बट इसका अगर मैं एक्चुअल पूछूंगा तो ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट हटा देते हैं हाँ देखो देखो, और आई करते हैं चिल बेटा चिल बेटा। आई समझ में आया ना इसका ऑर्डर ऑफ एन कैसे आया होगा? एक बार बता देना एक बार। हाँ, ये कहाँ से चल रहा है, आई इक्वल्स टू एन से लेके ये चलेगा आई ग्रेटर देन जीरो तक, और हर बार वैल्यू सी से घटती जाएगी, आई माइनस हाँ आई ठीक है। माइनस तो अगर मैं एन ले लूँ 10, आई ले लूँ, ओ सॉरी सी ले लूँ, सी ले लेता हूँ 2, ठीक है। तो आई मेरा कहाँ से शुरू होगा, आई मेरा शुरू होगा 10 से, 10 से ठीक है। 10 से शुरू होगा, ये चेक करेगा क्या 10 ग्रेटर देन जीरो है, हाँ ग्रेटर देन जीरो है। अब तो एक मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी टाइम्स घट 9 जाएगी हो तो 8 जाएगी हो जाएगी, सॉरी ठीक हाँ है। 8 हो जाएगी 8 ग्रेटर देन जीरो, सही है। फिर 6 मेरी 2 से घट जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर 6 ग्रेटर देन जीरो है क्या, हाँ है। फिर चलेगा ये, फिर मेरी 4 हो जाएगी। फिर 4 ग्रेटर देन जीरो है, हाँ है। 2 फिर हो मेरी जाएगी 2 हो जाएगी। 2 ग्रेटर देन जीरो है, हाँ है। फिर मेरी 0 हो जाएगी। क्या 0 ग्रेटर देन जीरो है, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये लूप कितनी बार चल रहा है, ऑर्डर ऑफ एन बाय सी और टाइम्स ही चल रहा है ये भी। अगर हाँ मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ ये एन इंटू सी नहीं होगा, सचिन तेरा गलत था। एन इंटू सी नहीं होगा एब्सोल्यूट भी, एन डिवाइडेड बाय सी होगा। क्योंकि अगर हम देखें एन क्या था 10, और सी क्या है 2, तो ये कितनी बार चलेगा, 5 बार। 5 बार 5 बार चल रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एब्सोल्यूट बताएं कि हमसे कोई पूछे भाई मुझे तो कांस्टेंट के साथ जाननी है, तो भाई ये ले एन बाय सी होगी। और अगर मैं वैसे बोलूँ इसकी विदाउट कांस्टेंट मतलब जैसे हम जनरली बोलते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन होगी ऑर्डर इसकी ऑफ टाइम एन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हम बेसिकली कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। अब कोई एक्सप्लिसिटली पूछ ही रहा है हमसे कि कांस्टेंट भी ही बता मुझे, तो उससे ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना? हाँ अब तुमसे अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है इस टाइप का, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम आराम से बता पाओगे ना। जैसे एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, ऐसी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है तो तुम आराम से बता देना, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा तगड़ा, अच्छा, ठीक है, इसमें मजा आएगा। एग्जांपल 3 1 आई इंटू सी अब बताओ। आई एम 10 ले लिया सी इंटू 2 ले लिया 1 से स्टार्ट है ठीक है आई अगर से बड़ा है क्या कह रही है, 10 से कार्तिक आर्यन, अच्छा कार्तिक ये राय। बनेगा ना ठीक है आई हाँ अगर हाँ तो कर ठीक लेगा। है आई ठीक अगर है एन ठीक, से बड़ा है तो आई ग्रुप पे बोल देना। आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई इंटू सी 1 है 1 10 से 10 बड़ा है ठीक है तो भाई मतलब आइडिया लगा। ठीक है एग्जांपल है ना, एग्जांपल मजा आ रहा है, एग्जांपल लो।
इंटू, ठीक है, बड़ा है तो मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू कैसे चेंज होगी? अबे इसमें वैल्यू कैसे चेंज होगी? मैं तुझे देता हूँ, चल। तेरा एन है तेरा 32 हाँ और सी है तेरा 2। ठीक सॉल्व है, कर। 32 और 2 इससे करूँ सॉल्व मैं। I is equal to I into C, n is equal to 32 है, C हमारा 2 है, तो I स्टार्ट हो रहा है 1 से। उत्कर्ष, कुछ आइडिया लगा? I 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 32 से कृति, बड़ा है तो 1 को 1 into 2, ठीक है, ये हो गया। I की वैल्यू नेक्स्ट में 3 हो जाएगी, है ना? I की वैल्यू नेक्स्ट में तो I is equal to 3, ठीक है, ये 3 32 बड़ा है इससे, तो नेक्स्ट क्या होगा? I कितना हो गया? 3 था, 3 into 2 मतलब 6, फिर I की वैल्यू हो गई 6, फिर 6 छोटा है 32 से, तो 6 into 2 12 log n base c। भाई मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है। उत्कर्ष का है। भाई अभी होने वाला है मेरा सॉल्व 12, हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं 12 कर। सचिन, बेटा कुछ भी सेम बोलो, सेम हाँ बोल। 12 सेम into सेम सेम कितना? क्या सेम? 24, 24, ठीक है, क्या 24, सेम जो उत्कर्ष ने बोला वही वाला? हाँ 24 2 48, 24। हाँ 24 साले, 24 कहाँ पहुंच गए? तो कोई नहीं, कल कर कर कर। भाई मैं अपना 1 2 3 4 4 बार लूप चल रहा है, 4 नहीं वो 5, शिवम कहाँ गए? 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा तो मतलब कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कर। ये थोड़ा मैथमेटिकल है, बस 3 इतना है। 6 तो है, लूप तो पता चल गया कि 5 बार हो रहा है, इसमें वो कैसे अब पता है? हाँ, यही वाली चीज है। थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स काम होता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ अब भाई, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। जैसे तेरा एग्जांपल था n इक्वल्स टू 32 और c इक्वल्स टू 2, तो हाँ पहला केस क्या होगा? i इक्वल्स टू 1। ठीक हाँ है, कि क्या मेरा 1 लेस देन 32 है? हाँ है। तो i मेरा अब क्या हो जाएगा? i इंटू सी मतलब 2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही किया, ठीक है, 2 हो नेक्स्ट गया। वाले में 2 हो गया, हाँ 2 लेस देन 32, हाँ फिर हाँ ये वाली कंडीशन सही है, तो i इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। वो हो जाएगा, हाँ ठीक है, अब फिर तेरा i इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। हाँ 4 4 लेस देन 32, हाँ सेम, देख 4 लेस देन 32, फिर i इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। हाँ i इक्वल्स टू 8, 8 लेस देन 32 हो जाएगा। i इक्वल्स टू 16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर i इक्वल्स टू 16, ये लास्ट चलेगा, 16 लेस देन 32, i इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। यहाँ पे हाँ 32 लेस देन 32 नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा और 5 ये बार, अगर ऐसे किया है तो मतलब सही पैटर्न था, बस मैथमेटिकल फाइंड करने में
थोड़ी दिक्कत हुई, ठीक है। लूप तो इतना ही अब चला। इसको, हाँ, अब इसको मैथमेटिकली कैसे फाइंड करें, देख, जब भी हमारी चीजें ऐसे डिवाइड हो रही होती है ना, हाँ। डिवाइड हो रही होती है बेसिकली, ये पैटर्न होता है। एक चीज बताता हूँ मैं, जब भी पैटर्न क्या हो, डिवाइड वाला हो, डिवाइड वाला पैटर्न होता है ना, हम्म। तब हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो लॉग के फॉर्म में आती है, ठीक है। अब वो जितनी बार डिवाइड हो रहा होगा, मतलब जितनी बार, मतलब कि कितने कितने उसमें डिवाइड हो रहा होगा, बेसिकली सेगमेंट बोल सकते हैं, या कितनी कितनी बार डिवाइड हो रहा होगा। हम्म। जैसे अगर मैं इसके लिए बात करूं, तो 32 था, हम्म। 32 था वो, आई इक्वल्स टू 1 से शुरू किया था, हम्म। फिर वो 2 हुआ, फिर वो 4 और हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16, 16 हुआ, फिर 32। फिर 32 हुआ, 32 पे आके रुक गया। डेट मीन्स वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा इनपुट था बेसिकली, अगर हम उस, हमारा इनपुट क्या था 32, अगर उसके लेवल में देखें तो वो बढ़ता चला जा रहा था 2 2 टाइम्स। तो उसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर ये 3 टाइम्स बढ़ता ना, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता, सी इक्वल्स टू 3 लिखा होता, तो ये 3 3 टाइम्स बढ़ रहा होता, मतलब 3 के क्यूब में बढ़ रहा होता। समझ पा रहा है ना? हाँ। ठीक है, जब भी चीजें बढ़ रही होती है या घट रही होती है एक पर्टिकुलर उसके मल्टीपल में, तब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग में आती है। ये सी टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, अगर ये यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा होता ना, तो इसकी टाइम हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी लॉग बेस, कहाँ गया मेरा, क्या हाल है कार्तिक भाई, लॉग बेस सी एन होगी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, जब बढ़ ठीक रही है, होती है या फिर घट रही होती है एक पैटर्न में, हाँ। जैसे तब लॉग अब में। एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये वाली चीज समझ में आई, हाँ, उत्कर्ष को तो आई, सचिन, प्रीति, कार्तिक, ये तो अभी है। कार्तिक भाई, देख ये एग्जांपल था, देख ये वाला एग्जांपल था, ये हमारा लूप चल रहा था। आई, ये वाली पीडीएफ ले लियो तू, तुझे अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी ये एग्जांपल, हाँ एग्जांपल ये वाला डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा लूप चल रहा था आई इक्वल्स टू 1 से n तक, और जो आई है वो c के मल्टीपल में इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। जब भी चीज, ये मैं पॉइंट में करके लिख देता हूँ, जब भी हमारा इनपुट किसी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट के मल्टीपल में बढ़ रहा होता है, कांस्टेंट के मल्टीपल में बढ़ रहा होता है, या डिवाइड हो रहा होता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो लॉग की फॉर्म में आती है। अब यहाँ पे हमारा सी था, तो लॉग बेस सी, और इनपुट की फॉर्म में हमने लिख दिया, ऑर्डर ऑफ लॉग बेस सी है, ठीक है। अब मैं ये एग्जांपल कराऊंगा ना, ये वाली चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। एग्जांपल 4, इसका तुम खुद ही बता दोगे फिर, ठीक है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो। नहीं होगी। वही होगी ना जो पहले थी, हाँ होगी। लॉग सी एन। ठीक है। ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ लॉग सी एन ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे,
उत्कर्ष समझ में आया ना? सचिन नहीं, नहीं आया? तो वो बोलना, तो बोलना बेटे। देख, क्या सीन होता है जब भी हमारा जो बेसिकली क्या चीज हो रही है, जो हमारा आई है इस केस में, वो बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ता जा रहा है सी के मल्टीपल में, ठीक है। और वो कब तक बढ़ेगा? जब तक वो हमारे इनपुट से छोटा रहेगा। ये वाली चीज समझ में आ रही है फिर? जब तक बढ़ेगा जब तक हमारे वो इनपुट से छोटा रहेगा। जब भी हमारा जो इनपुट के साथ कंपैरिजन वाला, बेसिकली ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसा इसको कोई नाम होता है इसका, कोई कोई वेरिएबल बोलते हैं इसे, जो हमारा हेल्पर वेरिएबल बोलते हैं। जो ये हमारा हेल्पर वेरिएबल है, ये एन की टर्म्स में सी सी के मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब भी हमारी जो के साथ जो कंपेयर हो रहा होता है ना, वो अगर सी के टर्म्स में बढ़ रहा होता है, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो वो लॉग बेस सी के टर्म्स में जाएगी। वो लॉग बेस सी के टर्म्स में, ठीक है। जैसे ऊपर वाले केस में मल्टीपल हो रहा था उसका, अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं। अभी मेरी स्क्रीन चली गई क्या? हाँ स्क्रीन लग गई। जैसे n इक्वल्स टू 32 ही ले लेते हैं, c इक्वल्स टू 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये i इक्वल्स टू 32 से शुरू होगा, 32 ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये वाली चीज चल जाएगी। i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय c कर देंगे तो i हमारा 16 हो जाएगा। अब i इक्वल्स टू 16 है, तो क्या 16 ग्रेटर देन 1 है? हाँ है। अब फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कि क्या 8 1 से बड़ा है? हाँ है। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कि क्या 4 1 से बड़ा है? हाँ है। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर चेक करेंगे कि क्या 2 1 से बड़ा है? हाँ है। फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा कि क्या 1 1 से बड़ा है? नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ये वाली चीज, इस वाली चीज पे गौर कर, कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाली चीज गौर कर। जो हमारे इनपुट के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, वो इस केस में सी के सी के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब डिवाइड होता जा रहा है, घटता जा रहा है। सी से डिवाइड करते जा रहे हैं। सी क्या था हमारा? 2 था। तो पहले 16 हुआ, 8 4 3 2 1। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये हमारा बढ़ता जा रहा था। 1 2 1 2 4 8 16 32, ठीक है। तो इसी वजह से हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग बेस सी एन लिखी है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, और फिर लूप वाली ना, ये वाली चीज, लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर नेस्टेड वाली देखेंगे, और फिर रिकर्शन वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो एग्जांपल 5 देखते हैं हम, ठीक है। इसमें मजा आ जाएगा, इसमें लगेगा दिमाग, इसमें थोड़ी सी मैथ भी लगेगी। और देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। चलो मैं बता दूं, तो इसमें पता है, बहुत मैथ लगेगी, बट इसको निकालने का क्या तरीका होता है, ठीक है। इसमें थोड़ी मैथ लगेगी। अगर चाहो तो एक इनपुट ले लो, c इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 32, उससे इसे सॉल्व करने की कोशिश करो।
हाँ, हाँ, बच्चे की ट्राई कर रहे हो? हम्म स्क्रीन में मत देखना अभी, कुछ कर रहा हूँ। देखो, ओके हाँ relax let's go हाँ, उसे एनालाइज करते हैं इसके साथ, एक एग्जांपल के साथ, जिसमें मेरा सी था 2 और एन था मेरा 32, ठीक है। और हर बार क्या हो रहा ये था इसमें मेरा, हाँ मतलब इसमें एक पैटर्न तो मुझे थोड़ा सा दिख रहा था, जैसे 2 की पावर 5 32 दे रहा था, हाँ तो ये 5 से छोटा या 5 के बराबर वाले टर्म तक ही चलेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे ये 2 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, फिर रुक जाएगा। ये 16 के लिए भी तो चलेगा। हाँ मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, हम्म, तो उसके बाद नहीं चलेगा। हम्म, देखो, अबे अब इसका कुछ ऐसे ऐसा केस होगा, हैं। लॉग ऑफ एन। हाँ 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 हाँ, बीड़ी, तू तो पूरा समझ गया। क्या क्या आज रेड बुल पी के आया क्या तू? मेरे सही सही पकड़ लिया तूने, करता है जैसे मतलब। मेरा नेट उड़ गया था, आंसर बहुत पहले निकल गया था। तो बेटा कुछ और ही दारू वाले पिघाया, मुझे भी चल रहा तेरा ध्यान। अरे देखो देखो, क्या चीज है, अगर हम मान के चलें कि जो हमारी आई की वैल्यू है, पहले ये वाला केस देख लेते हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे सी तुम्हारी वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 32, ठीक है। पहला केस क्या होगा, जब पहली बार ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, क्या 2 32 से कम है? हाँ है। तो अब आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2 के स्क्वायर से, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर, मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, वो वाली चीज तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने 2 का स्क्वायर देखा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। क्या 4 लेस देन है 32 के? हाँ है। अब 4 का फिर से स्क्वायर कर दिया, कितना हुआ,
16। क्या 16 छोटा है 32 से? हाँ है। फिर हमने 16 का स्क्वायर किया 2 से, तो फिर क्या है 256। क्या 256 छोटा है 32 से? यहाँ हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लूप, लेट सपोज ये के टाइम्स चलने वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक के टाइम्स चलने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं बेसिकली 2 की पावर, अगर मैं पहली केस लूँ 2 की पावर सी होगा ये, फिर 2 की पावर 0 होगा, फिर 2 की पावर सी होगा, फिर 2 की पावर सी की पावर सी होगा, फिर 2 की पावर सी की पावर सी की पावर सी आएगा, मेरा जो इनपुट बढ़ता रहेगा, फिर 2 की पावर सी की पावर सी की पावर सी की पावर सी, ऐसे ऐसे केस में बढ़ता रहेगा। और ये सी कितने टाइम्स चलेगा? सी अगर हम मान के चले कोई आर्बिट्री वैल्यू के टाइम चलेगा, तो हम मान रहे 2 की पावर सी के माइनस वन जो है, ये इतने टाइम्स चल के ये ऐसा केस आएगा कि ये लास्ट केस होगा कि जहां तक ये चल पा रहा है। पहले ये वाली बात अगर समझ में आई हो तो मुझे बताओ। ये प्योर मैथमेटिक्स है, वो वाली इंडक्शन वाली। इतनी बात समझ में आई है किसी को? ये यस हमारा यस। आई वेरी कर रहा है, पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर सी, फिर 2 की पावर सी की पावर सी। हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, तो हमने एक आर्बिट्री वैल्यू ले ली कि भाई 2 की पावर सी के माइनस वन या के तक हमारी होगी, मतलब इसकी पावर में चलती रहेगी। क्योंकि हम 2 की पावर सी की पावर सी करते रहेंगे, वो 2 बार होगी, फिर 2 की पावर सी की पावर सी की पावर सी, वो 3 बार होगी। ये वाली चीज समझ में आ रही है ना? यस सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ आ रही है। उत्कर्ष, सचिन, आ रही है। सचिन 1, सचिन 2, शर्मा। आ रही है भैया, आ रही ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। ठीक है, जब हमें पता है ये के टाइम्स ही चलने वाला है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड कर ले कैसे भी। ठीक है, कैसे भी फाइंड कर ले। तो हम क्या करें, हम दोनों साइड लॉग ले ले, बेस क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे हम सी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 2 की पावर सी की पावर के था, तो हम पहले लॉग ले रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट लॉग ले तो ये वाली वैल्यू के नीचे आ जाएगी, और हमारी इधर, देखो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं बोथ साइड लॉग ले लूँ विद बेस 2 की पावर सी, तो ये जो 2 की पावर सी वाली वैल्यू है ना, ये के को नीचे फेंक के मार देगी। ठीक है, और हमारा इधर भी 2 की पावर सी एन में चला जाएगा। वो वाला तो पता है ना, अगर हम log ए बाय बी चीज है, ए बाय बी एक्स, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं log बी बाय एक्स log ए बाय, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो तुम क्वेश्चन में देखोगे ना वो थोड़ी सिंपल आती है, ऐसी नहीं आती। ये वाला एग्जांपल है ना, ये एक्सट्रीम केस है, बस इससे बाहर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सबसे हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बन सकता। ठीक है, अब मैंने ये वाली चीज करी, उसके बाद या मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, पता चला कंफ्यूज हो गए। फिर से दोबारा से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इस वाली चीज को अभी थोड़ी देर हटा देते हैं। ठीक है, मैं गेट खोल दिया। ठीक, एक सेकंड यार। हेलो हेलो। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ तक समझ में आई। अब बस हमें किसी तरह से के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम क्या करें, लॉग ले ले बेस 2c, और 2c को हम कैसे लिख सकते हैं, log c बाय log 2। ये वाली चीज समझ में आ रही है?
यार इसमें हाँ बेस ही है ना 2C। हाँ, बेस 2C है। या तो हम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यू, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। 2C कांस्टेंट है। अगर हम इसको एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी ले लेना, मैं अच्छा इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ये मैथ की क्लास थोड़ी है। ठीक है। इसको हम एक और कांस्टेंट ले ले रहे हैं। ठीक अबे है। एक दूसरा क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ ये जो ऊपर लिखा है तूने 2C के, हाँ। जो के है वो 2C की पावर है या वो सिर्फ C की पावर है? 2C की पावर, 2C की पावर। लेकिन उससे फिर आंसर तो नहीं आ रहा ना। अबे उससे ही तो आंसर आ रहा है, देख। नहीं, जैसे तू लास्ट वाली टर्म ले उसके ऊपर वाली स्टेटमेंट की, तो टू इसकी की ये पावर वाली सी 2 की पावर C, हाँ की पावर सी की पावर सी की पावर सी 4 टाइम हो गया। हाँ तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो सी की पावर बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ। इसमें तो 2C की पावर बढ़ रही है। मैंने झोल कर दिया कुछ। रुक एक यहाँ सेकंड। मतलब सी की पावर क्यों होनी चाहिए, एक बार तू देख। रुक रुक रुक। हाँ 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 भाई, सही कह रहा है। सी की पावर ही तो बढ़ रही है, 2 की तो कोई हाँ वो ही हाँ। नहीं है। 2C पूरे की नहीं बढ़ रही, सिर्फ ये हम्म C की पावर बढ़ रही है। हम्म। चल भाई, थैंक यू भाई। मेरा ही डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है। ये C की पावर बढ़ रही है सिर्फ। अब अब ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी हो गया। अब तो चाहे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करें, log बेस 2 ले ले बोथ साइड। मैं जब भी कहूँ बहन चोदी कॉम्प्लिकेट कैसे हो रहा। हाँ, मैं कह रहा यार, 2C की पावर ले रहे हैं तो ये साला log में जा क्यों नहीं रहा। मैं भी ठीक है। पता यही अगर सोच रहा था क्योंकि मेरा तुरंत आ गया था आंसर। हाँ, तो वो मुझे ही वो ब्लेंडर होगी। ठीक है, तो log बेस 2 बोथ साइड लिया, तो ये C के बाप में C के यहाँ पे आ गया, और log बेस 2 n आ गया। फिर हमने C का बेस मान के लिया, तो log से log कट गया, तो k इज लेस देन log बेस C log बेस 2 है। ये हमारी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ log बेस C log बेस 2 है। अगर थोड़ी सी दिक्कत आई हो तो मैं फिर से बता दूंगा। किसको किसको दिक्कत आई, क्योंकि ये ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। 2 की पावर C नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ C की पावर ही तो बढ़ा रहे थे हम यहाँ पे। अगर हम देखें, 2 की पावर 0 था, 2 की पावर C था। जो अगर हम ऐसे लिखे 2 की पावर C जब हो रहा था ना, तो वो होल पावर नहीं था, सिर्फ 2 की पावर ऐसे बढ़ रहा था। 2 की पावर C हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर 2 की पावर C, ये वाला सीन होगा। 2 की पावर C, 4 बार वाला ये वाला सीन होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये के टाइम चल रहा है, तो 2 की पावर के तक चल रहा है ये। ठीक है। और वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू है मेरी n से छोटी, जो मेरा इनपुट है। अब मैंने थोड़ी मैथमेटिक्स लगाई, और मैंने फाइंड किया कि n की वैल्यू क्या होगी मेरी, log बेस C log बेस 2। ठीक है, इसके ऑर्डर में आ रही है। और हम हमेशा वर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, तो हम बिगो log बेस C log बेस 2 है। ठीक है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब तो समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार पेन, जैसे मैथ होती है ना, खुद ट्राई करना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है। ये वाली चीज, अगर ये वाली चीज समझ में आ गई है ना, फिर तो आ जाएगा। फिर तो बेसिक मैथ है, log लेना है बोथ साइड, बेस पहले 2 का लेना है, फिर C का लेना है। हेलो हेलो, आ गया हाँ ना ये वाला। हाँ। सचिन सचिन, कार्तिक कार्तिक। आ गया भाई साहब। ठीक है ठीक है। अब हम देखते हैं, जो नेस्टेड लूप वाले रहते हैं ना, नेस्टेड लूप वाला केस देखेंगे, और रिकर्शन में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ये दो चीज देखेंगे जल्दी जल्दी। नेस्टेड वाला तो 2 मिनट का खेल है। जैसे ये तेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ले लो या मेन फंक्शन ही था ये।
इसमें क्या हो रहा है, तेरा एक लूप चल रहा है i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक, i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे सम कांस्टेंट वर्क हो रहा। दूसरा क्या सीन हो रहा, i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन n तक, i इक्वल्स टू i इंटू 2, ये वाला केस हो रहा। इसमें भी कांस्टेंट वर्क हो रहा। और यहाँ पे इस वाले, इस केस में ना तुम्हारी पूरी नॉलेज चेक हो जाएगी जो अभी तक तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ा है। अब मुझे बताओ इस फंक्शन की, इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। 2 मिनट है तुम्हारे पास, 22:08 पे पूछो, 22:08 पे 2 मिनट है। वो पेन आ जाएगी इसकी। हेलो हेलो, किसी ने कुछ बोला था? हाँ भैया। हाँ, 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 बोल बोल। हेलो, ये कौन है भाई, कुछ नया ज्वाइन हुआ है? हेलो हेलो, मैं कह रहा हूँ ए कौन है भाई, ए अनम्यूट करो। अरे मैं हूँ आर्यन। अच्छा, आर्यन शर्मा। हाँ भैया, ये क्वेश्चन है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। इस पूरे की ना मैं पीडीएफ बना दूंगा, जो जिसने बाद में ज्वाइन करा है ना, समझ में आ जाएगा जो भी चीजें हुई है। मैंने जो ये ऐसे वाले पॉइंट्स डाले ना, वो रिमार्क है, बेसिकली की पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। अगर इस लेक्चर में से वो भी की पॉइंट उठा लिए ना, तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। अभी तुम ये वाला क्वेश्चन देख लो पहले। बताओ। हेलो हेलो, या ट्राई करोगे थोड़ा और? नहीं नहीं बताओ। इसकी ओवर पेन देखो, होगी क्या भैया? हाँ देखो क्या चीज होती है पता है,
हमें एक चीज पता है कि हमें सिर्फ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है, ठीक है, हमें सिर्फ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है। अब जो जो भी स्टेप इस फंक्शन में आ रहे हैं ना, जो भी चीजें आ रही है, उन सब की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। लेट सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रखा होता है a = 10, और वहाँ पे यहाँ पे वो प्रिंट भी हो रखा होता है, ठीक है, a प्रिंट करा दिया। अब हमें पता है ये सिंपल स्टेटमेंट्स है, इनकी ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी भी कांस्टेंट होगी। अब इस लूप पे आते हैं, ठीक है, इस लूप की हमें पता है, हमने पहले सीखा है ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक ये है। वाली चीज तो सबको क्लियर है ना, ऑर्डर ऑफ एन है। इस वाले लूप की कितनी होगी, ये 2 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, लॉग तो इस लॉग से। लॉग बेस्ड, हाँ, ये c यहाँ पे 2 है, तो हाँ log बेस 2n लिख सकते हैं। और इस वाले की क्या हो, इस वाले ये वाला केस क्या है, ये हमारे इनपुट के साथ तो कभी बढ़ ही नहीं रहा है, ये हर केस में कांस्टेंट टाइम चलेगा जो कि 99 बार है, ठीक है। ये 1 से शुरू होगा और 99 पे जब 99 पार करके ये खत्म हो जाएगा। तो ये वाला लूप ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर यहाँ पे 1000 भी होता ना, यहाँ पे 1000 या 1 लाख भी होता, तब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफाइड है कि भाई ये 1 लाख या 10 लाख कितने भी टाइम्स, ये स्पेसिफाइड है, ये हमारे इनपुट के साथ वेरी नहीं कर रहा। जो चीजें हमारे इनपुट के साथ वेरी कर रही होती है ना, हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट के टर्म्स में निकालते हैं। अब यहाँ पे तो हमें पता है भाई ये हमेशा ही 10 लाख बार चलेगा, या 1 लाख बार चलेगा, या 10 बार, 12 बार, जितनी बार चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ही रहेगी, जैसा कि हमने लिखा। अब हमारे पास तीन, ये वाली चीज समझ में आई अभी तक जो बताया मैंने? यस सर। ओके, तो अब हमारे पास 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, जो कि है बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग बेस 2n, और बिग ऑफ, अब क्या चीज होती है ना, अब हमेशा हमें वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है। अब इन तीनों में से जो वर्स्ट होगी ना, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा इफेक्ट करेगी, और हम बाकियों को नेग्लेक्ट कर देंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी नेग्लेक्ट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच डू नॉट, मतलब जो छोटी होती है हमारी मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। हमारी जो मेजर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। अब इसका एक पता है क्या होता है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर होता है, पहले वो देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे कि इसकी क्या आएगी, क्योंकि ये वाली चीज उसी पे डिपेंड करती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक असेंडिंग पैटर्न होता है, जैसे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे हम करें ऑर्डर ऑफ 1, सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, फिर उससे बड़ी होती है लॉग ऑफ एन, ठीक है। अभी ये तुम देखते जाओ, फिर लॉग ऑफ एन, बेस मैटर नहीं करता इतना, फिर n1/3, फिर होती है तुम्हारी n1/3 का मतलब है क्यूब रूट, फिर स्क्वायर रूट, फिर n, फिर n log n, फिर n स्क्वायर, n क्यूब, n की पावर 4, फिर आती है 2 की पावर n, फिर होती है n की पावर n, फिर उसके बाद आती है तुम्हारी, हम फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेजर मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मैंने ऑर्डर बता दिया, कि सबसे पहले हम, सबसे कम होती है हमारी कांस्टेंट टाइम, मतलब हमें पता है कि ये कितने टाइम रन करेगा, जो कि वो कांस्टेंट है। दूसरी चीज, जब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस टर्म में आ जाए ना, लॉग ऑफ एन, जो हमारा पिछले से पिछला केस था, ये वाला, ये वाला केस है, ठीक है। तीसरी सबसे कम होती है हमारी ये लॉग ऑफ एन, फिर क्यूब रूट, फिर स्क्वायर रूट, फिर एन, फिर एन लॉग एन, फिर एन स्क्वायर, फिर एन क्यूब, एन की पावर, फिर तो वो ऑर्डर में बढ़ती रहती है, ठीक है।
तो जो मेजरली इफेक्ट कर रही है, जो सबसे बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना हमारी इस केस में, वो अगर हम ऑर्डर करें तो कौन सी है? अगर हम देखें इस चार्ट को देख के, हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ एन, लॉग ऑफ एन प्लस कांस्टेंट। तो सबसे बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है जो हमें दिख रही है? ऑर्डर ऑफ एन। ये है, ये है हमारी इक्वेशन में, और ये है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो इफेक्ट कर रही है वो एन है। तो हम जो लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है ना, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इसी को कंसिडर करेंगे सर, जब हम सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे हो एज एन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर कोई इंसान हमसे पूछे ना कि भाई इसकी हमें पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, एक एक उसकी, ठीक है, तो हम उसको एक्सपेंड करके ही बता सकते हैं कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट को तो हम इग्नोर ही कर देंगे कि कांस्टेंट का कुछ वो ही नहीं रहता, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n प्लस ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ log n होती है, ठीक है, बन के आती है। बट अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछे, जो कि हम नॉर्मली बताते हैं, कोई भी अगर इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा तो हम बताएंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ। इस केस में किसी को दिक्कत? ये वाला इस चीज का चार्ट ना मैं इंटरनेट से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं इस नोट्स में दे दूंगा, यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट होगा ना, ताकि पता लग पाए कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है, ठीक है, सिर्फ कंपैरिजन। ये वाली चीज समझ में आई? क्या चीज हुई यहाँ पे? यस सर। हैं कार्तिक, आर्यन, आ गए यार। ठीक है, सचिन एंड सचिन, आगे गया। ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, फिर अपनी रिकर्शन वाली चीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक और फंक्शन है मेरे पास, ये एग्जांपल 6 है, 7 है, 7 है शायद, 5 तो तब हो गया था, हाँ ये 6 था, ये 7 है। इसकी बताओ, ये फंक्शन यहाँ पे, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। एन लॉग एन। किसने बताया? n into log base to n। सचिन ने बताया n into log base 2n। ये एक और आंसर है, कार्तिक ने बताया। हाँ ये एन लॉग एन। ठीक है, और किसी को? अभी हमने नेस्टेड वाला कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, जो भी कोई सही गलत कुछ भी हो। उत्कर्ष, यही आ रही है इन लोगों में। लॉगिन नहीं आ रही है ना? उदित, हाँ देख रहा हूँ बस। देख, आ गई लास्ट। लाइन बाय लाइन देखा कर, लाइन बाय हाँ लाइन चलेगा ना? हाँ ठीक है, लाइन बाय लाइन ही कर रहा हूँ। ठीक ठीक कर।
ठीक है, आई प्लस का वन डॉट, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में लॉग बेस टू, यही आ रही है एन लॉग है। ठीक है, अब एन लॉग एन कैसे आएगी? वैसे समझ में आ गया होगा, मैं बता रहा हूँ। ये बाहर वाला आउटर लूप कितने टाइम चल रहा है? ऑर्डर ऑफ एन टाइम। ऑर्डर ऑफ एन, देखते ही पता चल गया हमें। ये हाँ, इनर लूप कितने टाइम चल रहा है? लॉग बेस टू लॉग एन टाइम। टू एन। ठीक है, अब जब भी ये नेस्टेड फॉर्म में रहते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना। जितनी भी नेस्टेड होगी ना, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एन थी, इसकी लॉग बेस टू एन थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? एन इंटू लॉग बेस टू एन। टू एन, यही। ठीक है, बट अगर ये एज ए नेस्टेड ना होके ऊपर वाला केस होता, तब हम बड़ी वाली कंसिडर करते हैं। ये नेस्टेड है, तो ये दोनों एक साथ, क्योंकि ये अंदर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बाहर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बाहर वाला लूप एन टाइम चल रहा है, अंदर वाला लूप लॉग बेस टू एन टाइम चल रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनका मल्टीपल ही लग रही है, उनका मल्टीप्लाई लग रही है। तो इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्डर ऑफ एन लॉग। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई है। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट जो है, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो आती है रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें एक फंक्शन दिया है, पहले रिकर्शन क्लियर है वैसे? नहीं तो मैं रिकर्शन पढ़ाने के बाद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता सकता हूँ, या फिर हाँ, पहले रिकर्शन क्लियर नहीं होगा तो अभी उसकी टाइम, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ तक अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो थोड़ा सा, फिर हम रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाद में कर लेंगे जब रिकर्शन पढ़ लेंगे। अभी हम फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस, ये सब चीजें। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत हो तो वैसे बता दो। आर्यन, सब बढ़िया भाई, हेलो, सही है। ठीक है। हाँ, तो ये जब पीडीएफ मिल जाएगी ना तेरे को, तो समझ में आ जाएगा वैसे। ये वाला पॉइंट मैंने शायद लिखा नहीं था, नेग्लेक्ट वाला, वी नेग्लेक्ट टाइम द neglect smaller time complexity। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मतलब होती क्या है उससे, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली तो डेफिनेशन से ही आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ मेमोरी स्पेस in terms of input size। सब कुछ 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 दिमाग में क्लियर हुआ? पहले हम बात किसकी कर रहे थे? ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम, मतलब कितना टाइम लग रहा है इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। अब हम स्पेस को कंसिडर कर रहे हैं टाइम की जगह। सिंपल चीज है, पहले टाइम को कंसिडर कर रहे थे, अब स्पेस को कंसिडर कर रहे हैं कि एक एल्गोरिदम को परफॉर्म होने में कितना टाइम और स्पेस, अब स्पेस इस केस में लगेगा। अब स्पेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? लेट सपोज कोई एल्गोरिदम है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तो एक हमने सिंपल फंक्शन लिया है। ठीक है, हमने सिंपल फंक्शन है, मतलब सिंपल हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें एक एरे इनपुट दी गई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एरे इनपुट दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इस एरे के एलिमेंट्स को मतलब डबल करके भेज देना, हर एक एलिमेंट को डबल करके भेज देना है, और वो जो डबल करके भेजेगी ना, वो एक दूसरी एरे में जाना चाहिए, दूसरी एरे में, सेकंड एरे में जाना चाहिए।
ऐसा नहीं कि जो इनपुट एरे उसमें भेज दिया। सेकंड एरे में इनपुट क्या जाएगा, 2 4 6 8 10 12, ये आउटपुट हमारा उस फंक्शन से जाना चाहिए। तो लेट सपोज अभी तो 6 साइज की एरे थी, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कर दूं 1200 साइज की एरे, तो जो ये मेरी आउटपुट होगी, आउटपुट एरे होगी, वो कितने साइज की होगी, वो भी 1200 की होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे इनपुट के हिसाब से मेरी ये जो एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है ये बढ़ रही है? यस सर। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जब भी तुम्हारे प्रोग्राम में लगने वाली स्पेस तुम्हारे इनपुट के हिसाब से बढ़ या घट रही हो, तब वहां पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल देते हैं कि यहाँ पे इतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। जैसे यहाँ पे इस वाले केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी, वो इनपुट अगर हम n माने तो ऑर्डर ऑफ n लग रही थी। अगर n होता 6 तो एरे का साइज भी 6 होता। अगर n होता 1200, एरे का साइज भी 1200 होता। n होता 10 लाख तो एरे का साइज भी 10 लाख होता। ठीक है। और अगर हम केस उल्टा कर दे, क्या कर दे कि जब ये वाला केस हो, मतलब एक एरे आए हमारे पास, तो कुछ कंप्यूटेशन करके, एरे आए n साइज की, तो कुछ कंप्यूटेशन करके मुझे एक मैट्रिक्स दे दे n इंटू n साइज का। ठीक है। कुछ कुछ एल्गोरिदम लग रही होगी उसमें, तो मुझे मुझे नहीं पता, एल्गोरिदम से मतलब नहीं है, अभी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का वो देख रहे हैं। तो क्या चीज करे कि मुझे आंसर रिटर्न कर दे जो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा n इंटू n। तो यहाँ हमारे केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n इंटू n। ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। समझ में आया है हाँ सबको? हाँ आया ना? सचिन हाँ। सचिन आर्यन कार्तिक? आ रहा है भाई, समझ आ रहा है। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारे इनपुट के हिसाब से तुम्हारा स्पेस लग रही है, ये तो पता चल जाएगा, तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं। एरे, मैट्रिक्स, सेट, मतलब ये वाली चीज, ये वाले डेटा स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे। सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड मैप एक अगली क्लास चाहे उसी की रख लेते हैं। कि वो सी प्लस प्लस का ना, कौन कौन सी प्लस प्लस में कोड करता है, सारे करते हैं क्या? मैं करता हूँ। उत्कर्ष तू सी प्लस प्लस में करता है, जावा में करता टफ क्वेश्चन। जावा। है? अबे अच्छा, जावा में करता है क्या तू? नहीं, उसके लिए करना होता है ना। तो जावा में कुछ और होगा, बट मतलब अगर तू सी प्लस प्लस में करे ना, तो काफी सही हो जाएगा तेरे लिए। क्योंकि क्योंकि साथ में करने वाले बहुत हो जाएंगे। कोई और है जावा का जो करता हूँ? मेरे साथ हाँ। अभी तक तो मैं ही नहीं अबे तो करता फिर तो। हाँ, तो तू सी प्लस प्लस सीख ले। ठीक। जो बेसिक सी प्लस प्लस होती है, इनपुट आउटपुट लेना, बस बेसिक वही चाहिए। सी तो आती है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सीख लेगा। तो उसके बाद एस टी एल बता दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, चाहे एस टी एल के बारे में बता दूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है। ठीक। तो उससे बहुत बहुत, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे कंटेनर्स हैं और एल्गोरिदम्स हैं जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को ना काफी ज्यादा इजी कर देंगे, हम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। ये वाली चीज है। अब दूसरी चीज आती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बाद आती है ऑक्सिलरी स्पेस। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब क्या होता है, हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम जो हमें टेम्पररी स्पेस लग रही है ना, मतलब जो हमारे इनपुट के हिसाब से वेरी नहीं कर रही। कि जैसे अगर मेरा इनपुट यहाँ पे 6 साइज का था, लेट सपोज 6 साइज का था, तो बीच में कंप्यूटेशन के लिए मैंने एक टेम्पररी एरे यूज कर ली, जो मतलब कुछ भी कर रही होगी इसमें, जैसे स्वैप करके दे रही है वैल्यू, स्वैप करके दे रही है वैल्यू,
और उसको हमने टेम्परेरी में स्टोर करा लिया और हमारा आंसर कुछ अलग ही आ रहा है, कुछ अलग हम भेज रहे हैं, ठीक है। और जो ये टेम्परेरी मेमोरी हमें लग रही है, ये हमारी क्या होती है, प्रोग्राम की ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन से ही आधी बातें क्लियर हो जाती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस और टेम्परेरी मेमोरी वो हमारी ऑक्सिलरी स्पेस में आ जाती है, ठीक है। ये वाली चीजें देख, सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं मैक्सिमम। ये तो बस मैंने बता दिया कि ऑक्सिलरी स्पेस क्या होती है, जो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, बस वो हमारी ऑक्सिलरी स्पेस होती है, ठीक है। अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने अभी जो स्किप किया है ना, अभी एक चीज स्किप की है, हम रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं वो हम तब डिस्कस कर लेंगे जब हम रिकर्शन पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे पहले उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का मतलब ये है कि हम पहले ही अपने आप को कंफ्यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ और देख लेते हैं, या यही क्लास एंड करें, बताओ। एक 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 देख लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं जो सीव ऑफ एरिस्टोथेनिस, पता नहीं क्या नाम है साले का। इस पे अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है। अगर देख सचिन सचिन और कार्तिक आर्यन, हमने कल ना प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं एफिशिएंट वे में, उसका प्रोग्राम देखा था, ठीक है। उसका प्रोग्राम देखा था जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्क्वायर रूट ऑफ एन आती है, ठीक है। वो उसकी पीडीएफ में ग्रुप पे मिल जाएगी, तुम ग्रुप पे ही हो ना, मैं सेंड कर दूंगा। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, सीव ऑफ एरिस्टोथेनिस। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, कोई हमें नंबर दिया होता है n, ठीक है। एक नंबर दिया होता है n, तो हम क्या करते हैं ना, बेसिकली 1 से लेके n तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे हमारे, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनको हम रिटर्न करते हैं। बेसिकली अगर मैं बहुत अच्छी तरह इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करूं तो फॉर एन इनपुट एन find all prime numbers from 1 to, उसकी पूरी एरे रिटर्न करो या फिर वो प्रिंट करो। ये क्वेश्चन बेस्ड होता है सीव ऑफ एरिस्टोथेनिस, ठीक है। ये वाली चीज अभी तक समझ में आई, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम क्या कहती है इसकी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एल्गोरिदम, पहला स्टेप, हमें क्या चाहिए, हमें इस एल्गोरिदम को परफॉर्म करने के लिए एक ऑक्सिलरी स्पेस चाहिए, जिसमें लेट सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, n इक्वल्स टू हमने ले लिया 9, ठीक है। तो हमें एक 9 साइज की एरे चाहिए, ठीक है। और हमें क्या करना है, 1 से लेके 9 तक, एक तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है वैसे, 2 से लेके 9 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे हमें एज एन अपना आंसर देना है। तो क्या होते हैं, 2 3 4 नहीं होता, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, बस इतने ही होता है, 2 3 5 7, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या होता है एल्गोरिदम का, हमें एक ऑक्सिलरी स्पेस चाहिए जिसका साइज होगा हमारे इनपुट प्लस 1, जैसे n 9 था ना, तो n प्लस 1 साइज होगा इस एरे का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब एरे हमारी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है,
तो इसी वजह से हमें n+1 साइज लिया, क्योंकि जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स वो कुछ चीज बताएगी हमें। वो चीज क्या बताएगी, वो पहले मैं एरे बना लूं तब बताऊंगा। ठीक है, अब जो इंडेक्स है ना वो क्या बता रही है, बेसिकली बूलियन एरे है। बूलियन एरे है, बूलियन एरे का मतलब है सिर्फ ट्रू फॉल्स कंटेन कर रही है। ये एरे बता रही है कि अभी तक कौन सा ट्रू, ट्रू का मतलब है कौन सा प्राइम है, फॉल्स का मतलब है कौन सा प्राइम नहीं है। ठीक है, इन दो से तो हमें मतलब नहीं है, 0 और 1 तो हम अपने आंसर आंसर में कंसिडर नहीं करते, और ये वाले सारे हम ट्रू से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, पहला केस तो हो गया कि हम एरे लेंगे, लिख भी देता हूँ नीचे, एरे लेंगे, एरे ऑफ साइज इनपुट +1, और एरे का टाइप क्या होगा, टाइप होगा उसका बूलियन। ठीक है, बूलियन है। दूसरी चीज क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज कर देंगे सबको ट्रू से इनिशियली। ये इनिशियल केस है, जब हम अपनी एल्गोरिदम अपनी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम केस बना रहे हैं कि हम क्या क्या करेंगे। ये सब अभी के लिए सब ट्रू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें, अब n=9 के लिए एल्गोरिदम शुरू करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब ट्रू था, ट्रू था, ट्रू था, ट्रू था, ट्रू 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 ट्रू। दो आया, दो आया। अब हम ना दो के सारे मल्टीपल, दो के सारे, अब हमारा पॉइंटर दो पे होगा ना, दो के सारे मल्टीपल को हम सबको फॉल्स कर देंगे। दो का मल्टीपल कौन है, चार, चार को फॉल्स कर दिया, छह को फॉल्स कर दिया, 8। आठ को फॉल्स कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज कर दी। अब हम नेक्स्ट में मूव कर जाएंगे इस पे, तीन पे। अब तीन के सारे जो मल्टीपल होंगे ना उनको फॉल्स कर देंगे। क्या है, 6 और 9। ठीक है, अब ठीक। चार के जितने सारे मल्टीपल होंगे सबको फॉल्स कर देंगे। क्या था, 8 8 था, पहले से फॉल्स है। पांच के सारे मल्टीपल्स है ही नहीं। वो आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, क्योंकि 10 होता, 10 है नहीं। 6 का मल्टीपल क्या है, 12, वो भी नहीं है। 7 का मल्टीपल भी नहीं है, 8 का मल्टीपल। तो जितने सारे ट्रू बचे हैं ना, अब हमारे जितने सारे ट्रू बचे हैं सारे प्राइम है। देखो, 2 ट्रू है, और आगे चले 3 ट्रू है, 5 ट्रू है, 7 ट्रू है, ये सारे ट्रू। ठीक है, एक बड़ा इनपुट लेते हैं, उसमें ज्यादा करने में मजा आएगा। n=2 लेते हैं हम, 19 लेते हैं। ठीक है, 19 साइज की एरे बनाते हैं छोटे छोटे करके। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये भाई 19 हो गया। ठीक है, सब इनिशियली सब ट्रू है, सब ट्रू है, सबके सब ट्रू। और एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा, पहले ये वाला एग्जांपल कर लें। ठीक है, अब हमने यहाँ से शुरू किया आई से, इसके सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर दो। ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, मतलब काट ही देते हैं। ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काटो, काटो, काटो। ठीक है, अब हम 3 पे मूव करेंगे, 3 के सारे मल्टीपल्स फॉल्स कर देंगे। ये काटा, ये काट दिया, ये काट दिया, 15 काट दिया, 18 पहले से कटा हुआ है। ठीक है, सब काट दिया। 5, अब क्योंकि ये फॉल्स है तो इसको इग्नोर करेंगे। अब इस पे मूव करेंगे, 5, 5 के सारे मल्टीपल्स क्या होंगे, सारे कट आ, सारे कट गए हैं। 25 से शुरू होता, नहीं आया कुछ भी। इसके 7। सारे मल्टीपल्स कट चुके हैं, हाँ 7 के सारे मल्टीपल्स कट चुके हैं, 8 के सारे मल्टीपल्स कट चुके हैं, 10 के ये मतलब ये तो वैसे भी क्रॉस आउट है। 11 के सारे मल्टीपल्स कट चुके हैं, 13 के कट चुके हैं, 17 के कट चुके हैं, 19 के कट चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 17 17 और 19। है ना अच्छी एल्गोरिथम,
सारे नंबर फाइंड कर लिए। अगर हम बिल्कुल ऐसे सोचते ना कि हमें ये नंबर प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम लगाते प्राइम नंबर फाइंड करने की, जो कि बेस्ट केस में भी हमें क्या टाइम दे रही है, स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, अब इस वाली एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वाली एल्गोरिदम अगर हम पूरे वर्स्ट केस लेते ना, इस केस का वर्स्ट केस सिनेरियो में हम क्या करते, हम चलते 1 से लेके n तक और हर नंबर को चेक करते कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, ये वाली चीज करते हम। तो ऑर्डर ऑफ एन इसका होता, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन इसका होता, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती, ऑर्डर ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, इस वाली एल्गोरिदम में कितनी लग रही है, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर, अब तुम कहोगे कि यार मल्टीपल काट रहे हैं तो एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। देखो मल्टीपल जब हम काट रहे हैं ना, क्या केस हो रहा है, तुम एक चीज नोटिस करना, हम पता है उसके स्क्वायर से शुरू कर रहे हैं। जैसे i इक्वल्स टू 2 था ना, तो 4 से शुरू कर रहे हैं, 4, फिर उसका 2 काटेंगे, फिर इसका 2 काटेंगे, फिर इसका 2 काटेंगे, 2 काटेंगे, 2 काटेंगे, 2 काटेंगे। और ये मैक्सिमम ना, मैक्सिमम ही पूरा चल सकता है। जैसे अगर मैं इसकी एल्गोरिदम लिखूं तुम्हें समझाने के लिए, तो कैसे चलेगा, i इक्वल्स टू 2 से शुरू होगा, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, ये वाली चीज हुई। अब ये वाली चीज होने के बाद जो हमारा अंदर वाला लूप होगा ना एक, वो कहाँ से शुरू होगा, i इंटू आई से, और वो कितना टाइम्स बढ़ता रहेगा, जब तक ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए। और हम ना इसमें जो ये बूलियन एरे है, लेट सपोज इसका नाम हमने प्राइम लिख दिया, प्राइम ऑफ जे को फॉल्स करते रहेंगे। ठीक है, और जब हम इससे बाहर आ जाएंगे लूप से, तो जो एरे होगी हमारी उसको ट्रेवर्स करेंगे, उसमें बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, और उसमें से जो सारे की सारे ट्रू हैं उनको हम मतलब एज एन प्रिंट करा सकते हैं और रिटर्न भी करा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। अब बट हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये प्रिंट कराने और ये फाइंड करने की तो ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, इसकी देखते हैं क्या आती है, वर्स्ट केस में क्या आती है। ठीक है, अब हम देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, बाहर वाला लूप चलने में एन टाइम लगाएगा, ये श्योर है। ठीक है, अगर हम अंदर वाले लूप की बात करें यार, तो ये अंदर वाला लूप कितने टाइम चल रहा है, एक बार सोचो, अंदर वाला लूप कितने टाइम चल रहा है। एब्सोल्यूट वाला बताना, हाँ एब्सोल्यूट बता दे या फिर कैसे ही जे बता दे। बाय आई माइनस आई स्क्वायर। जे बाय आई माइनस आई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड बता दे फिर तो। फिर तो पूरा ही ऑर्डर ऑफ टेंशन। एन आ गया, ऑर्डर ऑफ जे। ऑर्डर ऑफ एन ही तो आएगा, हाँ वही। बिकॉज देख देख, क्योंकि जो अंदर वाला लूप है वो तो सिर्फ मल्टीपल्स को हटाने के लिए, जो मैक्सिमम टाइम चलेगा ना, वो एक ही बार चलेगा, हाँ एक ही बार एन तक जाएगा। फिर ना सारे मल्टीपल सब कटते चले जाएंगे, सब के सब। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम एन टाइम चल सकता है। हाँ, हेलो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किस किस को दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे भी आई थी। बन गया।
एक बार इसकी बताना। 1 वी कैन से इनटू 1 कर दिया, बढ़ता जाएगा एक एक। रुको मैं बताता हूँ। फिर देखो ऐसे एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये कितने टाइम चल रहा है। इसकी वैसे एन नहीं होगी, एन से थोड़ी बड़ी होगी, एन से थोड़ी बड़ी होगी। और वो कितनी बड़ी होगी अभी देखते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ से चालू किया, एक बार तो ये पूरा उसको ट्रेवर्स कर ही जाएगा। अब दूसरी बार में जब हम आई इक्वल्स टू 2 के लिए देख रहे हैं, तो 2 से हम आई इंटू आई से शुरू करेंगे, जो हमारा जे वाला लूप है, क्योंकि उससे पहले वाले ने कवर कर दिए होंगे। तो हम क्या किस पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे, फिर 8 पे जाएंगे, फिर 10 पे जाएंगे, फिर किस पे जाएंगे, 12 पे जाएंगे, 14 पे जाएंगे, 16 पे जाएंगे, 18 पे जाएंगे। बट इसके बाद ना पूरा ट्रेवर्स करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए अगर इस केस की बात करें ना, इस केस में तो अगर हम वर्स्ट निकालें, जो अभी मैंने एल्गोरिदम लिखी है, अच्छा मैंने कंडीशन नहीं डाली क्या, सॉरी। अगर वर्स्ट केस की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में तो n इंटू एन जा रही है ना। वो मैं चुके हूँ, मैंने वो कंडीशन नहीं डाली थी। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर हम देखें, अगर n इंटू एन ही पहुंचानी है भाई साहब, तो ये भाई साहब के चूतिया है भैंस, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n आ रही है। तो हम इसको क्यों यूज करें। बट इसको यूज करने से हमें बहुत फायदा है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल आधी हो जाएगी। उससे भी हमें कंडीशन डाल दे, अगर अगर ये पहले से मतलब उसका जो मल्टीपल है पहले से ही फॉल्स है, इसका मतलब है सारे के सारे जो उसके मल्टीपल होंगे पहले से फॉल्स हो चुके होंगे, क्योंकि जब ये फॉल्स हुआ। थोड़ा 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 रुको, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बढ़िया एग्जांपल लेके। क्या 60 ज्यादा रुको रुको, इस वाली चीज के लिए समझाने के लिए एक एग्जांपल, j इक्वल्स टू 4 से शुरू होगा और n है 32, इक्वल्स टू 32 है, j से शुरू होगा। अगर हम देखें तो ये वर्स्ट केस में कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, देखो 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 देखो, हेलो हेलो, मेरे साथ ही हो ना अभी। हाँ 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 यस ठीक सर। है ठीक है। देखो अब इस एग्जांपल को ना ढंग से देखना, पूरी चीज समझ में आ जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, सब ट्रूथ है शुरू में, सब ट्रूथ है, सब सब के सब।
हमने क्या किया, इससे शुरू किया, इससे शुरू किया और इसके सारे मल्टीपल को ना, सारे मल्टीपल को फॉल्स कर दिया। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स। ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, हमने 3 से शुरू किया, हम डायरेक्ट उसके स्क्वायर पे मूव करे और फिर 3 करके चेक करते गए कि ये था, अच्छा इसको फॉल्स कर दिया, ये था, इसको फॉल्स कर दिया, पहले से फॉल्स था, तो एक वो बना लेते हैं। तो 4 6 8 10, ठीक है। अब देखते हैं, 4 तो पहले से फॉल्स है, 5 के लिए देखते हैं। 5 अपने स्क्वायर रूट से शुरू हुआ होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से शुरू होगा। स्क्वायर कहाँ हो रहा है इसका, स्क्वायर आएगा 25 पे, 25 पे आएगा। तो स्मॉलर इनपुट्स जो हैं हमारे, 2 और 3, 2 और 3 जो हैं वो आधे से ज्यादा को रिमूव, देखो 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 देखो, अगर कल की क्लास में जो प्रेजेंट होगा, जो हमने बहुत एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं बताई थी कि अगर हम 2 और 3 को स्किप कर दे और वो 6n+1 और 6n- वाला रूल लगाएं, तो अगर हम 5 से शुरू करें तो हम 6 को स्किप नहीं, यहाँ पे तो हम पूरा स्क्वायर तक स्किप कर रहे हैं। उसमें तो 6 का था, यहाँ पे हम उसके स्क्वायर तक जा रहे हैं और उसको फॉल्स कर दे रहे हैं। उत्कर्ष, तो ये बात समझ आ रही होगी। जैसे हम उस केस में क्या कर रहे थे, अगर हम इसको इंडिविजुअली ऐसे करें ना, देख देख देख, आ गया वैसे समझ में। है ना, 2 और 3 वाला केस जो था, अगर हम 2 और 3 के लिए ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा अच्छी कैसे कर सकते हैं, जो 2 के मल्टीपल हो और 3 के मल्टीपल हो, सारे अलग अलग करके हम हटा दें। ठीक है, ये इसकी बेस्ट तरीका होगा। 2 और 3 का सब होना मेरे साथ अभी, 2 और 3 के सारे मल्टीपल ना हम फॉल्स कर दें, अलग लूप से अलग, इसको लूप से अलग हटा दें, लूप से अलग हटा दें और यह अपना लूप शुरू करें 5 से। 5 से अगर हम अपना लूप शुरू करेंगे ना, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज ये इस वाले केस में हमारा कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन। इस वाले केस में क्या कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन, उसके मतलब वो करने के लिए, मार्क करने के लिए फॉल्स। और इनमें कितना कितना टाइम लगेगा ना हमें, अगर हम इस केस को ऑर्डर ऑफ एन भी ले लें, तो इस केस को करने के लिए ना हमें, अगर इस केस को करने के लिए log ऑफ एन टाइम लगेगा। अच्छा, ये मतलब इन्होंने लगा के बनाई हुई है, कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन लगा के बनाई हुई है, तो उसको फाइंड करने के लिए सिर्फ log ऑफ एन टाइम लगेगा। और ये हमारी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी पिछले केस की, वो कितनी थी, ऑर्डर ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन। और अपने इस वाले केस की क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एन, जो कि उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। क्योंकि अगर हम चार्ट देखें तो क्या, चार्ट दिख जाएगा ना आज, चार्ट देखें तो जो लॉग ऑफ एन है वो हमारी स्क्वायर रूट से तो काफी अच्छी है, कि कांस्टेंट के बाद यही आ रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस एल्गोरिदम को यूज करने का हमारा फायदा है? हाँ, हमारा फायदा है। ये वाली चीज समझ में नहीं आई हो तो मैं फिर से समझा दूंगा। आ गई। कोई, उत्कर्ष को तो आ गई, मुदत एक बार थोड़ा एक बार, लास्ट वाली नहीं आई, ठीक ये है ऊपर वाली तो आ गई जो सारे। ठीक है, जो हम एल्गोरिदम परफॉर्म कर रहे हैं वो वाली चीज तो आगे होगी कि हाँ हम वो क्या वाली आ कर गई रहे हैं। समझ। ठीक है, वो तो हम जनरल केस ले रहे हैं। ठीक है, बट अगर हम और अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, 2 और 3 को, क्योंकि 2 और 3 के केस में ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गड़बड़ा जाएगी, हाँ क्योंकि वो पूरी एरे तक की ट्रेवर्स करेगा, पूरी एरे तक ट्रेवर्स करेगा। बिकॉज हम 4 से शुरू करेंगे, फिर 6 पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे, इस हिसाब से तो हमारी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो अगर हम लूप ये 2 से स्टार्ट करते हैं ना,
तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसानी से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अच्छी तो हमारी ये प्रीवियस वाली अप्रोच है। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को मार्क हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, मैं इसको कोड लिख के दिखा दूंगा कि 2 के लिए जो 2 के मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ 2 को कैसे मार्क कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2 को कैसे मार्क कर रहे हैं। तो हम एल्गोरिदम चला रहे हैं i इक्वल्स टू 4 से j इक्वल्स टू 4 से j लेस देन इक्वल्स टू n, j इक्वल्स टू j प्लस 2, और उसके जो प्राइम वाली हमारी वो एरे थी ना, प्राइम ऑफ j को हम क्या कर रहे हैं, फॉल्स करते हैं। ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, 3 वाले केस में मल्टीपल ऑफ 3 को कैसे मार्क कर रहे हैं, वो 9 से शुरू कर रहे हैं और j इक्वल्स टू j प्लस 3 करेंगे और प्राइम ऑफ j को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ये दोनों केस कर दिया। इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम देख पा रहे हैं ये 4 से शुरू हो रहा है, कांस्टेंट टाइम बढ़ रहा है। अगर हम लिखना चाहें तो इसकी ऑर्डर ऑफ एन है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन है। और अब जो हम अपना लूप चालू करेंगे फॉर इंट j इक्वल्स टू सॉरी i इक्वल्स टू 5 से i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, और हमारा जो क्या होगा, j इक्वल्स टू i इंटू i, j लेस देन n, j इक्वल्स टू j प्लस i। ये पूरा कोड वो दिखा रहा हूँ मैं। प्राइम ऑफ j हम फॉल्स कर देंगे, और जब हम इस लूप से बाहर आएंगे ना, जो हमारे ट्रू बचे होंगे, ठीक है, तो हम चलाएंगे इंट i इक्वल्स टू 2 से i लेस देन n तक i प्लस प्लस। अगर हमारे एरे में, जो हमारी प्राइम वाली एरे थी, अगर उसमें ट्रू है, डेट मीन्स कि वो प्राइम है, तो हम उसको चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। और वो नंबर क्या होगा, जो हमारी इंडेक्स पे स्टोर होगा, प्रिंट करा सकते हैं, या जो हमें एरे में स्टोर कराना हो वो करा सकते हैं, ठीक है। कोड भी लिखा दिया। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग ऑफ, ठीक है। ये वाली चीज ना, इसकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थोड़ी हार्ड है, ठीक है। बट इसकी इनर वाली लूप की कोई पूछे ना, लॉग ऑफ n होते हैं, ठीक है। ठीक। ओके, इसमें किसी को दिक्कत, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बता दी। वर्स्ट केस में n इंटू लॉग ऑफ n होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कौन बताएगा। वैसे ये वाला समझ में आया ना सबको, कार्तिक, आर्यन, हाँ उत्कर्ष, सचिन। हेलो हेलो। केस वाली भी एनी होगी। हाँ, स्पेस वाली है। कार्तिक भाई आया ना समझ में, आगे भाई। आर्यन, ठीक है। तो यही एंड करते हैं आज। कल हम चाहे तो वो देख लेंगे, क्या नाम है, STL। अबे तू भी C++ में, उत्कर्ष सुन, तेरे लिए स्पेशली, तू C++ के ना, तू बेसिक इनपुट उसके बारे में पढ़। बाकी तो सब C++ में करते हैं ना, तेरे लिए आसानी रहेगी सबको। तो तू अलग अलग जावा होता है, ये बता ये क्या करना है। ठीक है। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं कल। 9 बजे स्टार्ट करते हैं रोज यार, ठीक है। ओके 9 बजे आ जाना, ठीक है, 9 से 11। 9 से 11 यही टाइम है भाई, करेक्ट 11 बज गया।
चलो बच्चों, छुट्टी हो गई। ओके सर। चलो ओके ओके भाई, सर, गुड नाइट। गुड नाइट भाई। बाय। ये पीडीएफ भेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, और पुरानी वाली वैसे भेज दी है शायद मैंने। पुरानी ये शायद भेज दी थी, एक दो भेज दी, एक दो क्वेश्चन वाली नहीं, भी मैं भेज। ये कल वाली तो डे वन वाली थी। डे वन वाली भेज। वो एक हफ्ते बाद जब हमारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना, तब अच्छा हम वो 450 वाली वो शुरू करेंगे। अगर वो हो गई ना, ये मान लो तुम 10 में से 8 इंटरव्यू तो बहुत आसानी से निकाल दोगे, हार्ड वाले। बस कंसिस्टेंट रहना, ठीक है? ठीक। ओके ब्रदर्स, चलो बाय। मिलते बाय। हैं। क्यों नहीं? यार सही पढ़ लेते हैं ये बंदे।